दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आधुनिक इतिहास चल रहा है, भाग 11 है ये। कोई भी एग्ज़ाम है, आपको खंड शिक्षा अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी है या सुपर टेट है, तो ये निश्चित ही आपके लाभदायक है एग्ज़ाम के लिए। तो आज का अंक है कंपनी का संवैधानिक इतिहास। संविधान कैसे कैसे आगे बढ़ा, संविधान में क्या क्या बदलाव किए गए समय समय पर, उस सारे बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो छात्र नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना इसको और नियमित रूप से आप देखते जाएं, लिखते भी जाएं, जिससे आपकी नियमित तैयारी हो सके, पूरी तैयारी हो सके। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। यहाँ से होती है स्टार्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया, यहाँ से स्टार्टिंग होती है संवैधानिक विकास की। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के द्वारा कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। कहती हैं सबसे स्टार्टिंग ये यहीं से मानी जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट हैं, कोटेशन है, ये आपको याद होने चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी के अन्य सदस्य कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ये 4 सदस्य एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? कलकत्ता में। कब? 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। कौन थे इसके? सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। 3 जी अन्य थे। तो इसमें 4 थे, मुख्य थे सर एलिजा एम्पे और चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट जी अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रस्तुत किया गया। अब ये आता है एग्जाम में कि पिट्स इंडिया एक्ट कब प्रस्तुत किया गया था कंपनी ने? तो ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट प्रस्तुत किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधीन। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। किस एक्ट के द्वारा? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया तथा यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया अब, लेकिन चाय और चीन पर बना रहा है इसका। इस 1813 की एक्ट के अंतर्गत भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। कितने लाख रुपया? 1 लाख रुपया। इस 1813 के एक्ट के अंतर्गत भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया कि कंपनी शिक्षा पर 1 लाख रुपया जरूर इसमें खर्च करेगी। साथ ही साथ 1813 के इस एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश एवं व्यापार की छूट मिल गई। जो भारत के ईसाई मिशनरी हुआ करते थे, अब इनको छूट मिल गई है कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करिए और व्यापार भी करिए। तो इसकी पूरी छूट मिल गई थी इस एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 के द्वारा चीन और चाय से भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब ना चाय पर रहा ना चीन पर रहा।
1833 के एक्ट के अंतर्गत ही बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब 1833 के एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जो पूरे भारत का था। कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसने सती प्रथा का अंत किया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। देखो अब स्थिति और ज़्यादा हो गई, अब पूरी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई सरकार, ब्रिटिश सरकार के हाथों में हमारे देश की शासन व्यवस्था आ गई। पहले कंपनी की थी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 1858 के अधिनियम से भारत का जो गवर्नर जनरल था अब वो क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा 1858 के अधिनियम से। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, जिसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। ये लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। 1858 के अधिनियम से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। पहले जी हेड हुआ करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब इसके अधिकार किसको सौंप दिए गए? भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव की 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें अंग्रेज लोग हुआ करते थे। भारतीय परिषद का गठन किया गया। फिर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। एग्जाम में ये खूब आता है कि विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कब रखी गई थी? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। यहाँ से निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई। भारतीय परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो का सुधार 1909। इस मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। कहते हैं इस मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। मार्ले मिंटो सुधार से भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। जो मार्ले मिंटो का सुधार था 1909 में, अब इसमें भारतीयों की एंट्री हो गई। भारत सरकार भारत सचिव की परिषद में, भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहती है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई हुई है। अब बताओ 1919 का जो अधिनियम था उसमें प्रांत में द्वैध शासन क्या होता था कि एक तो जिम्मेदारी रहती थी भारतीयों की, वो कंपनी पूरा टैक्स लेके अपना सब कुछ करती थी, अपने ऐशो आराम में भारत की धन संपदा लूटी जा रही थी, धन का निष्कासन हुआ जा रहा था। द्वैध शासन तो 19 में प्रांत में हुआ था और केंद्र में 1935 से द्वैध शासन स्तर पर लागू किया गया। केंद्र स्तर पर 1935 में लागू किया गया। ये 1935 अधिनियम के अंतर्गत ही 3 सूचियां संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची बनाई गई
और ये 3 सूचियां अभी तक भी चली आ रही, स्वतंत्रता के बाद तक भी चली आ रही। तो जो भारत का संविधान बना, जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बहुत प्रयास किया गया और सबसे ज़्यादा अगर संविधान में चीज़ें ली गई हैं तो वो 1835 के इस अधिनियम से ली गई हैं। 1835 का अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं संविधान के सबसे ज़्यादा स्रोत आपके यहीं से लिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो चल रहे हैं, आपको लिख के तैयारी कराई जा रही है। आप इसको ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जिसने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब करें। नमस्कार।